हेलो। सभी को आवाज आ रही है? ओके। तो कल लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, वहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइनस एंड कोफैक्टर्स। ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। माइनर कोफैक्टर आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारा टॉपिक है। ये बहुत ही आसान चीज़ है और ये हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं, बट हमने इनका नाम नहीं सुना था। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमें थोड़ा सा देखना है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। जो यहाँ पर 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट कहाँ पर है? जैसे 6 एलिमेंट, तो इसका जो माइनर है वो क्या होगा? तो सिंपल क्या करना है, इसका माइनर निकालने के लिए ये ऊपर कट कर देना है, ये भी कट कर देना है, इसको भी कट करना है। क्या क्या बचा उसको लिख लेंगे। माइनर, तो माइनर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे करते हैं? एम से। एम, और ये क्या है? 6। इसका जो नंबर होगा, इस नंबर क्या है इसका? ये सेकेंड रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? M2 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 2 7 एंड 8। ये डिटर्मिनेंट हमारा मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 - 40 मीन्स -6। तो हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इज इक्वल टू माइनस -6। अब सपोज इसी क्वेश्चन में हमें बोल दिया होता कि 6 का नहीं, हमें तो 7 का निकालना है। 7 का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। 7 का माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 का माइनर निकालने के लिए ये 7 होता, इधर गया, इनको कट किया, क्या बचा? और 7 का नंबर क्या होगा? एम। कौन सा रो है? थर्ड रो है ना, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो M31 क्या क्या बचा है? 2 3 5 एंड 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 - 10 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि माइनर ऑफ एलिमेंट 7 इज 12 - 10। आसान है माइनर। कोई प्रॉब्लम माइनर कैलकुलेट करने में? ओ ओ सॉरी, 10 की जगह क्या होना चाहिए? 15। इसलिए क्या आएगा? -3। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया माइनर। नेक्स्ट चीज है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कोफैक्टर। तो फर्स्ट हम एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सभी का क्या निकालना है, माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, वन का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब वन की केस में ये भी चला गया, ये भी चला गया, कौन बचा, ओनली थ्री। तो इसलिए इसका माइनर कितना आ जाएगा, ओनली थ्री। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 में माइनस ये वन चला जाएगा, थ्री चला जाएगा, क्या रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, फोर। तो फोर आ जाएगा। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर का वैल्यू आ जाएगा -2। एंड M22 इसका माइनर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओनली वन। सबको क्लियर। तो हमने अभी क्या कैलकुलेट कर लिया, माइनर कैलकुलेट कर लिया। कौन बचा है, कोफैक्टर बचा है। तो कोफैक्टर बहुत आसान होता है। इसको किससे बोल करते हैं रिप्रेजेंट, C11। C11 क्या होता है, एक पहले मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, क्या आसान होगा समझना। कोफैक्टर Cij, आई मतलब नंबर ऑफ रो एंड जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, और दिस विल बी इक्वल टू -1 पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई कैपिटल एम। ये हमारा क्या होता है, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि जिस रो और कॉलम वाले के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, उसको कैसे निकालते हैं, -1 लिखते हैं, और -1 की पावर जो है वो क्या होती है, जितना रो और कॉलम का नंबर होता है उन दोनों का एडिशन। यदि ये एडिशन इवन नंबर आया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑड नंबर आया तो निगेटिव हो जाएगा। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनर से। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोफैक्टर का वैल्यू भी माइनर की रिप्रेजेंट करता है। सिंपल क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, बस ये डिफरेंस आ जाता है कि कभी वो निगेटिव वैल्यू होगी, कभी पॉजिटिव होगी। जैसे C11 निकालना है तो क्या होगा, -1 पावर वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय M11। तो C11 इज इक्वल टू प्लस का वन मल्टीप्लाई बाय थ्री। C11 कितना आ गया हमारे पास, थ्री आ गया। C12 कितना है, -1 रेज टू पावर वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय M12। तो ये कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई M12 कितना है, फोर। इसलिए आंसर आ जाएगा -4। C12 का वैल्यू आ गया -4। ऐसे C21 -1 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई M21। तो C21 कितना हो गया, माइनस ऑफ -2। C21 का वैल्यू कितना आ जाएगा, +2। और क्या आ जाएगा, C22 ये कितना हो गया, -1 पावर 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई M22। C22 क्या होगा, 1 इंटू वन, इसलिए आ जाएगा C2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या किया, सभी के क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, माइनर भी कैलकुलेट कर लिए एंड कोफैक्टर भी। माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम। सबको समझ में आ गया तो मैसेज कर दो यस। ना बहुत आसान चीज है पर ये बहुत काम देने वाली है हमें। कि तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।
ये क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट अभी इसमें मुझे कुछ बताना है, इसको अभी हम करेंगे, इसको अभी मत देखो। सबसे पहले क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है सभी एलिमेंट्स का। बताइए क्या आएगा माइनर एंड कोफैक्टर। देखो इस तरह का आंसर आना चाहिए। ये तो देखो इसमें आप लोगों को जरा A1 ये सब दिख रहा होगा। तो ये जो ए है ना, तो जो को फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। को फैक्टर को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से किसी भी सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सभी का आ गया? तो डन लिख के भेजो। जिसका नहीं आया उसको बताओ क्या प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है।
किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको सॉल्व करने में? ओके, प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम ये वेरीफाई वाली चीज के बारे में बात करते हैं। आखिर ये वेरीफाई क्या बोला है? तो देखो यहाँ जो वेरिफिकेशन है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है कि ये क्या है, हमारा एक डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट को हमने सीखा है क्या? ओपन करना सीखा था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। अब वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है, हमने इसको एक्सपांड करते हैं, कभी R1 के अबाउट, R2, R3, C1, C2, C3, किसी के भी अबाउट एक्सपांड कर सकते हैं। तो एक्सपांशन एक्चुअल में होता क्या है, वो एक को फैक्टर से आता है। और वो होता है यदि हम R1 के अबाउट एक्सपांड करना चाहते हैं, किसके अबाउट? R1 के अबाउट। तो वो क्या होता है, यदि हम एक ऐसा डिटर्मिनेंट लें, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, इस तरह का यदि हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो इसका जो एक्सपांशन होगा R1 के अबाउट, वो क्या होता है? A11 इंटू कैपिटल A11, मतलब उसका को फैक्टर का मल्टीप्लाई, प्लस A12 इंटू कैपिटल A12, प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। इसका जो वैल्यू आता है, इस वैल्यू को बोला जाता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या किया, अभी R1 के अबाउट एक्सपांड किया, तो ये लिया। अब यदि मैं चाहता हूं कि मैं R1 के अबाउट नहीं, मैं तो C2 के अबाउट करना चाहता हूँ, तब हम कैसे एक्सपांड करेंगे? तब ये चीज बन जाती है, C2 के अबाउट करना है तो C2 में क्या एलिमेंट है? A12, जिसको मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल A12, प्लस A22 कैपिटल A22, प्लस A32 मल्टीप्लाई कैपिटल A32। तो बस ये जो होगा, ये चीज हमें क्या दे देगी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। समझ में आ गया? अब देखो, हम एक चीज कैलकुलेट करते थे। हम बोल, जब हम R1 के अबाउट लेते थे तो क्या बोलते थे? ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ऐसा लेते थे। तो ये चीज कहाँ से आती थी? ये हमें इसलिए आती थी क्योंकि A1, तो 1 + 1 2 होता है, तो इवन पावर हो जाएगी -1 की, जैसे यहाँ पर है। और ये हमें क्या दे देगा? प्लस मार्क दे देगा। ये यहाँ पर कैपिटल A 1 2, तो यहाँ 1 + 2 क्या होता है? ऑड नंबर, लाइक दिस। तो ये हमें बाहर क्या दे देगा? माइनस दे देगा। ये अगेन इवन हो जाएगा तो क्या दे देगा? प्लस। C2 के अबाउट करते तो क्या होता? माइनस होता, फिर प्लस साइन आता, फिर माइनस साइन आता। तो इसीलिए ये चीज माइनस होती, यहाँ प्लस होता बीच में और यहाँ माइनस होता। तो चीजें क्लियर हो गई क्यों हम उस एक्सपांशन में प्लस माइनस लेते थे? ये क्यों होता था? बिकॉज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के थ्रू ही हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और सीखनी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। हमने देखा कि जिस एलिमेंट के अबाउट एक्सपांड किया, उस एलिमेंट का क्या कर रहे थे? उस रो का एलिमेंट ले रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या ले रहे थे? कोफैक्टर। मतलब A11 लिया तो कैपिटल A11 आएगा, A12 लिया तो कैपिटल A12, A13 आया तो कैपिटल A13। मतलब R1 का यदि एलिमेंट है R1 के, तो R1 के एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई किया है? R1 के ही कोफैक्टर से। पर सपोज अपन क्या कर दो, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर है कि R1 के एलिमेंट है A11, A12 एंड A13, है ना? ये एलिमेंट किसके हैं? R1 के। और इसमें कोफैक्टर किसके यूज किए गए हैं? एलिमेंट तो कहाँ के हैं? R1 के, बट कोफैक्टर कहाँ के हैं? कोफैक्टर है R3 के। तो कभी भी ऐसा किया जाए, किसी अंदर एक रो के एलिमेंट लिए जाए एंड अनदर रो के कोफैक्टर, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट एंड अनदर कॉलम के कोफैक्टर,
तो उसका जो आंसर है, ये आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। दिस वैल्यू विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो देगी। इस चीज को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें A11 मालूम है क्या है, 2 है। कैपिटल A31 कितना है, कैपिटल A31 नीचे -12 है। फिर स्मॉल A12 क्या है, -3, कैपिटल A32 22। ऐसे इन सब की वैल्यूज को पुट करो और देखो क्या एक्चुअल में जीरो आ रहा है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। किसी एक रो के एलिमेंट और दूसरे रो के कोफैक्टर, इनका प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा, आंसर जीरो। चेक कीजिए कि एक्चुअल में आंसर जीरो आ रहा है। जीरो आ जाए तो मैसेज कर कीजिएगा यस। वेरीफाई हुआ किसी का? कंप्लीट हुआ?
यह संजना ऋषभ आज तक कंप्लीट हुआ क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है? ऋषभ जीरो नहीं आ रहा? ऋषभ अपना माइक ऑन करो और बताओ किस जगह प्रॉब्लम आ रही है। सर 2 मिनट सर, मैं कैलकुलेशन चेक करना। अच्छा। ओके, आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कंप्लीट? ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। इसके माइनस एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट कीजिए सभी एलिमेंट्स के।
आंसर मैच कीजिए माइनर एंड को फैक्टर के, यही आंसर आ रहा है क्या? ओके, तो अब एक हमें क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, इवैल्यूएट डेल्टा। डेल्टा मीन डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग एक्सपांशन। सेकंड रो से हमें सॉल्व करना है। सेकंड रो से सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? सेकंड रो से सॉल्व करने से हमें ये समझना चाहिए कि हमें एलिमेंट भी सेकंड रो के लेने हैं एंड कोफैक्टर भी। मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A21 मल्टीप्लाई कैपिटल A21 प्लस A22 मल्टीप्लाई कैपिटल A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई कैपिटल A23। इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए।